लेक्चर 41 प्रोस्टिट्यूट एंड टॉर्चर। नोट, इस चैप्टर में जो कुछ भी सीन्स हैं वो सिर्फ इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए ही इसमें डाले गए हैं और ये एक काल्पनिक कहानी है, तो इसे किसी भी तरह से वास्तविकता से ना जोड़े, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। इस वक्त अव्यान और हर्ष अव्यान के हिल हाउस के आगे खड़े थे और उन दोनों के ही चेहरे पर उनकी शैतानी मुस्कुराहट थी। अव्यान ने हर्ष की तरफ देखते हुए उससे पूछा, हर्ष तू रेडी है आज का शो देखने के लिए? इस पर हर्ष अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ यार, मैं तो कब से रेडी हूँ। मैं तो बस इस बात का ही इंतजार कर रहा था कि तू कब यहाँ आएगा और मैं उन दोनों बाप बेटी को उनकी मौत महसूस करते हुए देखूंगा। उसकी बात सुनकर अव्यान के भी भाव शैतानी हो गए और वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला, उन दोनों की वजह से मेरी नन्ही सी जान को बहुत कुछ सहना पड़ा है। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि आशी अव्यान राठौड़ को परेशान करने का, उसे बुली करके चिढ़ाने का नतीजा क्या होता है। उन्हें उनके किए की हर एक कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुत बुरी तरह से चुकानी पड़ेगी। हर्ष भी अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो फिर चल, हम वेट किस चीज का कर रहे हैं? अव्यान ने बस हमें जवाब दिया और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। वहां के एक रूम में रीवा और प्रिंसिपल दोनों को बांध कर रखा था और खुद राका वहां मौजूद था। रीवा के गालों पर थप्पड़ों के निशान बन हुए थे, वही प्रिंसिपल का मुंह भी सुजा हुआ था। वो दोनों काफी डरे हुए थे कि तभी वहां वो दोनों शैतान आए और अव्यान को वहां देखते ही राका साइड में हुआ और अव्यान रीवा के आगे आया। हर्ष वहां मौजूद एक चेयर पर बैठकर वहां होने वाला शो देखने लगा। वही अव्यान अपनी व्यंग भरी आवाज में रीवा से बोला, हेलो मिस रीवा रस्तोगी, आई होप यू आर डूइंग वेल, पर अब नहीं करोगी क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ और मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। अव्यान की बात सुनकर रीवा के डर के मारे पसीने छूटने लगे और प्रिंसिपल की तो पहले से ही बैंड बजी हुई थी। रीवा अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। उसकी बात सुनकर अव्यान के अंदर का दैत्य बाहर आने लगा, जिस वजह से उसकी आंखें गहरी होने लगी। पलक झपकते ही अव्यान ने रीवा का गला पकड़ा और उसे दबाते हुए अपनी भयानक आवाज में उससे बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कुछ गलत काम नहीं किया? तुमने वो किया है जिसके बाद मैं तुम्हें चाहे जितनी भी बड़ी और खौफनाक सजा ही क्यों ना दे दूं, मेरी नज़रों में वो कम ही होगी। रीवा अव्यान की पकड़ से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है। अव्यान उसके मुंह को बंद करते हुए उससे बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी मेरे सामने बहुत जुबान चल रही है, पर कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है। हाँ, तो तुम्हें स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट करने में बहुत मज़ा आता है ना? तो चलो अभी मैं तुम्हें ऐसी ही सज़ा देता हूँ जिसमें तुम्हें सिर्फ यही करना है, पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं। अचानक से वो रुक गया और वहाँ मौजूद सभी अव्यान की तरफ ही देखने लगे। तभी अव्यान अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ रीवा की तरफ देखते हुए बोला, पर क्लब में आने वाले कस्टमर्स के साथ। अव्यान की वो बात सुनते ही जहां हर्ष के होठों पर भी उसकी तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी, वही अव्यान के गार्ड्स कुछ पलों के लिए अपनी डर भरी नज़रों से अव्यान की तरफ ही देखने लगे। उन्हें तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस सच में इतना पत्थर दिल होगा और अब उनके दिमाग में एक बात तो साफ हो चुकी थी कि कुछ भी करके उन्हें अव्यान से बचकर ही रहना है। उन्हें उससे बेकार के पंगे नहीं लेने हैं, वरना अव्यान उनका भी बहुत ही बुरा हाल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अव्यान की बात सुनकर रीवा का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वही प्रिंसिपल की आंखें लगभग बाहर ही आ चुकी थी। प्रिंसिपल अपने होश में आए और फिर अव्यान पर चिल्लाते हुए बोले, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राठौड़, और आप किसी लड़की के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप में क्या जरा सी भी इंसानियत नहीं है? उनकी ये सवाल सुनकर अव्यान ने उसकी मुट्ठी को और जोर से भींच लिया और अगले ही पल वो प्रिंसिपल के मुंह पर अपना एक जोरदार पंच देकर उनका कॉलर पकड़ते हुए बोले, लगता है तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारे आगे कौन खड़ा है और तुम किस पर अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे हो। तुम्हें याद दिलाऊं मैं, और तुमने मुझसे क्या कहा कि मुझमें कोई इंसानियत है या नहीं? तो नहीं है, मुझमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्यों?
प्रिंसिपल अपनी आंखों में डर लिए बस अव्यान की तरफ ही देख रहे थे और अव्यान का ऐसा रूप देखकर रीवा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। रीवा ने लोगों से सुना था कि अव्यान राठौर पुरा का पूरा शैतान है और उसके दिल में किसी के लिए भी कोई दया, कोई रहम नहीं होता, पर आज वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। रीवा अभी उसके ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों पर अव्यान की बेहद ही गहरी आवाज पड़ी, क्योंकि मैं इंसान नहीं शैतान हूँ और शैतान में इंसानियत कहाँ से आएगी। अगर तुम्हारी बेटी मेरी आशी की जान लेने की गलती नहीं करती तो शायद मैं इसे कोई दूसरी और बहुत आसान सी सजा देता, पर इसने मेरे फूल पर गोली चलाई, वो भी एक नहीं 2 बार। मैंने अपनी आंखों के आगे अपने बच्चे को तड़पते हुए, उसकी जान जाते हुए देखा तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। अव्यान की ये बात सुनकर जहां रीवा डर की वजह से थर थर कांपने लगी थी, वहीं जब प्रिंसिपल ने अव्यान की बात सुनी, उनकी आंखें बाहर ही आ गई और वो रीवा की तरफ ही देखने लगे। जैसे ही प्रिंसिपल की नज़र रीवा पर पड़ी, रीवा ने अपनी नज़रें नीचे झुका दी, क्योंकि अभी उसे अपने पापा से नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। अपनी बेटी को अपने आगे यूं नज़रें झुकाते हुए देखकर प्रिंसिपल के चेहरे पर काफ़ी चिंता वाले भाव आ चुके थे। प्रिंसिपल अव्यान की तरफ देखने लगे, पर जब उन्होंने अव्यान की आंखों में देखा, उनकी डर की वजह से रूह कांपने लगी और उन्होंने भी झट से अपनी नज़रें झुका ली। प्रिंसिपल सर अपनी नज़रें झुकाते हुए ही अव्यान के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोले, अगर आपको बदला लेना ही है तो आप इसे एक बार में मार दीजिए, पर ऐसे मत करिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर जहां रीवा की आंखें फटी की फटी रह गई, वही अव्यान और हर्ष के होठों पर उनकी ऑल टाइम फेवरेट शैतानी मुस्कान आ चुकी थी। रीवा को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने पापा अव्यान से उसे रीवा को मारने के लिए कह रहे हैं। बेचारी रीवा का दिल अभी उसके पापा ने ही तोड़ दिया था और वो अपने पापा की तरफ देखकर रोने लगी। वही वो दोनों शैतान उन दोनों बाप बेटी की उस हालत पर हंस रहे थे, उनका मजा उठा रहे थे। अव्यान की अचानक से हंसी बंद हो गई और वो प्रिंसिपल की तरफ देखकर अपनी डोमिनेटिंग भरी आवाज में बोला, नहीं, मैं इसे एक बार में नहीं मारूंगा, क्योंकि वो इसके लिए बहुत आसान मौत हो जाएगी और मैं इसे इतनी आसान मौत कैसे दे सकता हूँ। वैसे भी जहाँ तुम लोगों की सोच खत्म होती है, वहीं से मेरी शुरू होती है और मैंने जो इस लड़की के लिए सोचा, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट सज़ा है। उसके बाद शायद इसे ये समझ आएगा कि इसने अव्यान राठौड़ की जान को चोट पहुंचाकर कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अव्यान की इस बात से हर्ष पूरी तरह से सहमत था। वही अव्यान वहां खड़े उसके कुछ गार्ड्स की तरफ देखते हुए अपनी बॉसी आवाज में उनसे बोला, अच्छा तो अभी तुम्हें पता है ना कि इसके साथ क्या करना है। इस पर वो सब झट से अपना सिर हिलाते हुए अव्यान से, जी बॉस, बोले और इस पर अव्यान उस रीवा को अपनी सर्द नज़रों से देखते हुए ही अपने उन गार्ड्स से बोला, तो जाओ, लेकर जाओ इसे यहाँ से। अव्यान का ऑर्डर मिलते ही जहाँ उसके गार्ड्स आगे बढ़ने लगे, वही प्रिंसिपल अपना सिर ना में हिलाते हुए नहीं नहीं चिल्लाने लगे। अभी वो अव्यान के आगे कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, पर अव्यान उनकी कहाँ सुनने वाला था। अगर वो कोई इंसान होता तो शायद उनकी चीखों और आंसुओं का अव्यान पर कोई असर होता, पर ये तो दैत्य था और दैत्य पर किसी के आंसुओं का कहाँ कोई असर पड़ता था। उसका दिल सिर्फ एक ही शख्स के आंसुओं से पिघल सकता था और वो था उसका फूल, आशी। आशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था, पर इस वक्त जो लड़की उसके आगे मौजूद थी उसने आशी की जान लेने की कोशिश की थी। अरे, कोशिश क्या की, उसने तो आशी की जान ले ही ली थी। वो तो अव्यान की वजह से आशी की जान वापस आई, वरना आज आशी अव्यान के पास नहीं होती। जहां अव्यान उसके फूल को रुलाने वाले को जिंदा ना छोड़े, वही रीवा ने आशी की जान के साथ खेला था, तो वो रीवा को क्यों छोड़ता और किस लिए छोड़ता? क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी इमोशंस नहीं है। अव्यान के अंदर इमोशंस तभी जागते थे जब आशी उसके आसपास होती थी, पर अभी वो भी उसके पास नहीं थी। इस वक्त अव्यान नहीं दैत्य बन चुका था, जहां उसे किसी की कोई चिंता ही नहीं थी। अव्यान का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो गार्ड्स रीवा के पास आए और जब उन्होंने रीवा को पकड़ने के लिए उनका हाथ आगे बढ़ाया, रीवा अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, पापा बचाइए मुझे, पापा। अभी तो प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था।
उन्हें शायद अभी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने आशी को क्यों परेशान किया और वक्त रहते उन्होंने अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं। अभी उनके पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला था कि उनकी अभी काफी देर हो चुकी थी और बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो इसमें अव्यान की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी और अब ये उसके हाथ में था कि उसे क्या करना था और शायद वो कर भी रहा था। अव्यान उन्हें उनके हर एक छोटी बड़ी गलती के लिए पछतावा महसूस करवा रहा था। अव्यान के गार्ड्स रोती और चीखती हुई रीवा को वहां से लेकर गए और उनके जाते ही अव्यान प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज में उनसे बोला, तुम्हारी लाडली बेटी तो गई, अभी उसके प्यारे पापा की बारी। हाँ तो तुम मेरी आशी को पिद्दी और कमकल बुलाते थे। प्रिंसिपल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अव्यान से क्या कहे और कैसे उस शैतान से खुद की जान बचाए। अभी उनकी हर एक कोशिश धरी की धरी ही रहने वाली थी क्योंकि अव्यान आज उसके पूरे शैतानी रूप में था, तो ऐसे में वो किसी पर भी दया नहीं दिखाता, फिर वो चाहे उससे उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इस वक्त अव्यान को इतना गुस्सा आ रहा था जिस वजह से अव्यान के हाथों की नसें उभरने लगी और वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रहा था। जब हर्ष ने अव्यान को देखा, वो सतर्क हुआ और वहां से उठकर अव्यान की तरफ आया। हर्ष अव्यान को शांत कराने के लिए उसके एक कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी धीमी आवाज में बोला, अव्यान, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रख, क्योंकि तू अपने गुस्से की वजह से अपना कंट्रोल नहीं खो सकता और अपने असली रूप में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यहाँ तेरे गार्ड्स हैं और तुझे उनके आगे कंट्रोल करना होगा, तो शांत हो और सोच समझ कर काम कर, वरना ये हमारे, स्पेशली तेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। हर्ष की बात सुनकर शायद अव्यान समझ चुका था कि हर्ष ने उससे जो कुछ भी कहा था वो ठीक कहा था। अव्यान अभी जोश जोश में अपना होश नहीं खो सकता था और इसी वजह से उसे सब्र और समझदारी से काम लेना था। अव्यान ने अपने अंदर के दैत्य को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आंखों को खोलकर प्रिंसिपल की तरफ देखने लगा। अव्यान ने अपने हाथों को अपने पैंट की जेब में डाला और फिर अपनी सर्द आवाज में उसने प्रिंसिपल से पूछा, हाँ तो अब तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ से तुम्हें वो कमकल लगती थी। मानता हूँ कि वो स्टडी में थोड़ी वीक है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी आशी कमकल है। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेबी के साथ बहुत कुछ गलत किया और तुम उसे रोकने के बदले उसका साथ देने लगे। नहीं, गलत किया, तुमने बहुत गलत किया रस्तोगी। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अव्यान की बात सुनकर ही प्रिंसिपल का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उनके माथे पर अभी काफी पसीना भी छूटने लगा था, जो उन लोगों को दिख भी रहा था। प्रिंसिपल को ऐसे देखकर अव्यान को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी वजह से उसकी आशी रोई थी और अव्यान को उनसे आशी की आंखों से निकले उस एक आंसू का बदला जो लेना था। तभी अव्यान ने वहां खड़े राका की तरफ देखते हुए उसे कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए राका ने उसे एक प्लास्टिक का बॉक्स थमाया। उस बॉक्स में बहुत सी कांच की बोतल थी, जिसमें कुछ लिक्विड मेडिसिन थी और साथ में खाली न्यू सिरिंज पैकेट्स भी थे। तभी अव्यान ने उसमें से एक ग्रीन कलर की लिक्विड वाली बोतल उठाई और उस लिक्विड को एक सिरिंज में भरा। अव्यान उस इंजेक्शन को लेकर प्रिंसिपल की तरफ बढ़ने लगा और अव्यान के हाथ में मौजूद उस इंजेक्शन को देखते हुए प्रिंसिपल के होश उड़ गए और वो डर की वजह से बुरी तरह कांपने लगे थे। अव्यान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर प्रिंसिपल ने अपनी डरी हुई आवाज में अव्यान से पूछा, ये क्या है और किस चीज का इंजेक्शन है। इस पर अव्यान अपनी तिरछी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखते हुए बोला, अरे डरो मत, ये कुछ नहीं, बस तुम्हारी मौत का एक छोटा सा जरिया है। इस एक इंजेक्शन से तुम ऐसी मौत मारोगे जिसके बारे में तुमने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। अंडस्को आखिर किस चीज का इंजेक्शन था वो जो अव्यान उस प्रिंसिपल को देने वाला था। अव्यान टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अव्यान के हाथ में वो इंजेक्शन देखकर प्रिंसिपल उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोले, नहीं, मुझे मत मारिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता हूँ। उनकी बात सुनकर अव्यान उन्हें घूरते हुए अपनी काफी सर्द आवाज में उनसे बोला, तुम्हें ये जब करना चाहिए था, तुमने तभी कुछ भी नहीं किया और अभी मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि एक बार मैंने कुछ सोचा तो फिर मैं उसे नहीं बदलता और तुम्हारी मौत भी नहीं बदलेगी। अभी तुम एक ऐसी खौफनाक मौत मरोगे
जिसे तुम ना ही अपने इस जन्म में और ना ही आने वाले किसी जन्म में भूल पाओगे। इसी के साथ अव्यान ने वो इंजेक्शन बड़ी ही बेरहमी के साथ प्रिंसिपल के हाथ में घोंप दिया, जिस वजह से उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी बॉडी में वो लिक्विड इंजेक्ट करने के बाद अव्यान ने उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछा, तुम्हें पता है कि ये क्या था? इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस चुप होकर दर्द में कराहते रहे। वही अव्यान उन्हें अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, ये एक वायरस है, बहुत ही जहरला और सबसे खतरनाक वायरस। अभी देखना इस वायरस की वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी धीरे धीरे करके कैसे गलने और सड़ने लगेगी, उसमें अपने आप ही कीड़े लगेंगे जो तुम्हारी बॉडी को खाने का काम करेंगे। तुम्हें इतना ज्यादा दर्द होगा जिसे तुम चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी और 12 घंटों के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। अव्यान की ये बात सुनकर तो उसके गार्ड्स के भी हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वही हर्ष अव्यान की तरफ आते हुए उससे बोला, इसका काम तो अपने आप ही तमाम हो जाएगा अव्यान, और अभी हमें यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। इस पर अव्यान अपनी आंखों को घुमाते हुए हर्ष से बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तेरी वो मीटिंग किसी लड़की के साथ बेड पर ही होगी। उसकी बात सुनकर हर्ष उसकी तरफ देखकर उसे अपनी तिरछी मुस्कान देते हुए बोला, अब तू मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है तो मैं तुझे क्या ही बताऊं। मुझे जाना है और तू भी घर जा, क्योंकि मेरे रैबिट को तेरी जरूरत पड़ेगी। उसे अकेला मत छोड़ना और उसे प्यार से ट्रीट करना, गुस्से से नहीं। इस पर अव्यान बस एकटक हर्ष की तरफ ही देखने लगा और जब उसने अव्यान को यूं अपनी तरफ देखते हुए देखा, उसने अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए अव्यान से पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं कहा जो तू मुझे ऐसे देख रहा है? इस पर अव्यान अपना बुरा सा मुंह बनाते हुए उससे बोला, नहीं, और कुछ रह गया है तो वो भी बता दे। इडियट! हर्ष ने उसकी बात को पूरी तरह से अनदेखा किया और प्रिंसिपल की तरफ देखने लगा, जिसकी बॉडी पर अभी काले रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़ने लगे थे और वो देखने से ही बहुत ही ज्यादा भयानक और अजीब से लग रहे थे। उसे देखकर हर्ष अपनी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अव्यान से बोला, लगता है उस वायरस ने उसका असर दिखाना शुरू कर दिया है, वो देख। हर्ष की बात सुनकर अव्यान ने भी प्रिंसिपल की तरफ देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर उसके शैतानी भाव आ गए। अव्यान प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए ही बोला, ये तो अब बहुत बुरी मौत मरेगा, पर मुझे यहाँ रहकर इसे मरते हुए देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तूने सच कहा हर्ष कि मेरी आशी को मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। अव्यान ने उसके गार्ड्स की तरफ देखा और फिर अपनी रुड आवाज में उनसे बोला, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, पर अपने मुंह पर मास्क लगाना, क्योंकि उसकी जो स्मेल आएगी वो तुम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। जब ये पूरी तरह से मर जाए, इसकी बॉडी को कहीं दूर किसी गटर में फेंक देना। उन्होंने अपना सिर हिलाया और अव्यान हर्ष की तरफ देखते हुए बोला, चल हर्ष। इसी के साथ वो दोनों वहां से निकल गए और इधर प्रिंसिपल दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगे। सनशाइन पैलेस। जब अव्यान उसके रूम में आया, उसे आशी बेड पर बैठकर उसकी बुक्स में कुछ लिखते हुए देखी, पर उसके चेहरे पर अभी काफी चिंता दिख रही थी, जिसे देखकर अव्यान को भी थोड़ी चिंता होने लगी। वही जब आशी को रूम में अव्यान की मौजूदगी महसूस हुई, उसने अपनी नजरें उठाकर अव्यान की तरफ देखा। अव्यान आशी के पास आया और उसके बालों को चूमते हुए उसने अपनी नर्म आवाज में आशी से पूछा, क्या कर रहे हो आशी, और आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो बेबी? उसका सवाल सुनकर आशी अपनी रुआसी आवाज में अव्यान से बोली, पा, ये मुझे नहीं समझ रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो रहा है और कल मुझे ये सबमिट करना है। अगर मैंने ये सबमिट नहीं किया तो मुझे असाइनमेंट्स के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे और मैं फेल हो जाऊंगी पा। मुझे फेल नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना। इसी के साथ आशी पैनिक करने लगी और उसे ऐसे देखकर अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए बोला, आप सबसे पहले शांत हो जाइए आशी, और आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं हूं ना। मेरे रहते मेरा बच्चा फेल कैसे होगा और मैं ऐसा कैसे होने दूंगा? अव्यान ने आशी की तरफ देखा और फिर उसके आंखों से बहते कुछ आंसुओं को पोंछते हुए बोला, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं,
पा आपकी हेल्प कर देंगे, पर सबसे पहले मुझे फटाफट फ्रेश होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। अच्छा, आपने कुछ खाया था? उसका सवाल सुनकर आशी ने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका दिया, जिसे देखकर अव्यान आशी को डांट लगाते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, आशी, क्या करते हो आप? अगर टाइम पर खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और ऐसा हुआ तो मैं आपको बेड से नीचे पैर भी रखने नहीं दूंगा। आपको वो चाहिए। आशी की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने झट से अपना सिर ना में हिलाया। अव्यान ने आशी की हरकत देखकर उसे कुछ नहीं कहा, वो बस रूम से बाहर आया और ऊपर कॉरिडोर से ही नीचे खड़ी प्रिया से बोला, आंटी आशी का फेवरेट रेड सॉस पास्ता बना दीजिए और उसे ऊपर किसी के हाथों भिजवा दीजिए। प्रिया ने बस ओके में अपना जवाब दिया और किचन में चली गई। अव्यान वापस रूम में आया और आशी की तरफ देखते हुए बोला, आप बस कुछ मिनट रुकिए, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, ओके पा। अव्यान वहां से वॉशरूम चला गया और आशी फिर से अपना सिर उस बुक में डालकर बैठ गई। कुछ मिनटों बाद अव्यान वॉशरूम से बाहर निकला और उसने झट से अपने कपड़े बदलकर उसकी ब्लैक टी शर्ट और ग्रे कलर का लोवर पैंट पहना। अव्यान आशी की तरफ आया, जो अभी बेड पर अपनी बुक्स फैलाए हुए बैठी थी। पूरे बेड पर उसकी बुक्स को फैला हुआ देखकर अव्यान अपनी सर्द आवाज में आशी से बोला, आशी, पूरे बेड को आपने अपना स्टडी टेबल बना दिया है और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बेड पर बैठकर स्टडी नहीं करना। रूम में इतना बड़ा स्टडी टेबल है तो उस पर स्टडी करना, पर नहीं। मेरी मैडम को तो इसी बेड को अपना स्टडी टेबल बनाना है। अव्यान की डांट खाकर आशी की नाक फूल गई थी और वो अपना मुंह बनाते हुए अव्यान से बोली, आप मुझे डांटने में ही अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करोगे या फिर मेरी हेल्प भी करोगे पा? उसकी ये बात सुनकर अव्यान आशी के पास बैठते हुए अपनी गहरी आवाज में आशी से बोला, पहली बात तो आपके पा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और मेरी एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं। रही बात आपको डांटने की, तो अगर आप गलती करोगे तो उसके लिए आपको पा से डांट भी खानी पड़ेगी। आशी ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने बुक्स की तरफ देखते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोली, सॉरी पा। वो मेरे पेट में दुख रहा था इसलिए मैं यही बैठ गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। जब अव्यान ने आशी की बात सुनी, उसे आशी के लिए थोड़ा बुरा लगा और उसने आशी को अपनी बाहों में ले लिया। अव्यान ने आशी के गालों पर चूमते हुए उससे पूछा, इट्स ओके प्रिंसेस। वैसे आपको अभी भी बहुत दर्द हो रहा है? इस पर आशी अपना सिर ना में हिलाकर अपनी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, अभी उतना नहीं है, क्योंकि तभी आपने मुझे मेडिसिन खिलाई थी ना, तो अभी कम है। आशी की ये बात सुनते ही अव्यान आशी के खुले बालों के साथ खेलते हुए अपने मन में बोला, अच्छा है कि आपको अभी दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि रात को आपको फिर से दर्द सहना होगा। अव्यान वो सब सोच ही रहा था, तभी आशी अव्यान के सीने में अपनी एक उंगली घुसाते हुए अव्यान से बोली, पा, मेरी हेल्प करिए ना। आशी की प्यारी सी रिक्वेस्ट सुनकर अव्यान के होंठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने आशी को अपने पास बिठाया और उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए उससे पूछा, हाँ, तो अभी बताइए कि मेरी आशी को क्या परेशान कर रहा है? इस पर आशी अव्यान को वो क्वेश्चन दिखाते हुए बोली, ये नहीं समझ रहा पा। अव्यान उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आशी की तरफ देखते हुए बोला, हम तो आपने इस एक क्वेश्चन की वजह से अपने इस छोटू से दिमाग पर इतना प्रेशर दिया कि अभी आपको सिरदर्द हो रहा है, राइट? वैसे अव्यान का सवाल सुनकर आशी को कोई शौक नहीं लगा था। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जितना वो खुद अपने बारे में नहीं जानती, उतना अव्यान उसके बारे में जानता था। अव्यान के सवाल का जवाब आशी ने सिर्फ हम में दिया और अव्यान आशी के माथे को चूमते हुए बोला, पहले हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, फिर पा आपके सिरदर्द को भी भगा देंगे। आशी ने बस अपनी गर्दन हिलाई और अव्यान आशी को वो क्वेश्चन समझाने लगा। जब अव्यान आशी को पढ़ा रहा था, उस वक्त वो काफी ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था, जिस वजह से बेचारी आशी का ध्यान बुक्स में कम और अव्यान के चेहरे पर ज्यादा था। आशी तो पहले से ही अव्यान के प्यार में पागल थी और अभी अव्यान की हॉटनेस उसे और ज्यादा पागल बना रही थी। अचानक से अव्यान का ध्यान आशी पर पड़ा और वो आशी को अपनी टाइट स्माइल देते हुए बोला,
बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? आई नो कि आपके पापा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम है एंड यू कांट रेजिस्ट मी, पर आप आपकी स्टडी को छोड़कर सिर्फ मुझ पर ही अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकते। इस पर आशी अपना प्यारा सा चेहरा बनाकर अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, पा, आप इतने हॉटी खॉटी क्यों हो? आपको पता है नेहा और कनक ने भी कई बार मुझसे ये कहा है कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे साथ हो, और तो और दुनिया की सारी लड़कियाँ, यहाँ तक कि औरतें भी आपके पीछे पड़ी रहती हैं। अचानक से आशी के दिल में एक डर पैदा हुआ और वो अपनी घबराई हुई आवाज़ में अव्यान से बोली, पा, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं किसी ने आपको मुझसे ले लिया या फिर आपको का कोई और अच्छी लगी तो आप उसके साथ चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़कर। उसकी ये बात सुनकर अभी अव्यान ने भी आशी की बुक नीचे रख दी और फिर उसने आशी को अपनी गोद में लिया। अव्यान आशी के दोनों गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, आशी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया में भले ही कितनी ही खूबसूरत लड़कियां क्यों ना हो, पर मेरे लिए आप पहले भी स्पेशल थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। आप पा की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो और मैं आपको छोड़कर जाना तो दूर, मैं आपको खुद से एक पल के लिए भी दूर करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। अगर आशी है तो अव्यान है, कि उनकी आशी के बिना अव्यान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे आपकी फेवरेट मूवी में ब्यूटी के बिना उसका बीस्ट नहीं रह सकता, वैसे ही यहाँ आपके बिना मैं नहीं रह सकता। आपके बिना मैं पूरी तरह से अधूरा और सबसे बड़ी बात कमजोर पड़ जाऊंगा आशी, क्योंकि आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं इस पूरी दुनिया को एक पल में आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। अव्यान के मुंह से उसकी बात सुनते ही आशी के दिमाग में एक नोटी सा प्लान आया और उसने अपनी भोली सी शक्ल बनाते हुए अव्यान से पूछा, ऐसी बात है क्या? सच में आप ये कर सकते हो? इस पर अव्यान आशी के फुले हुए गालों को चूमते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, आपको आपके पापा पर शक है बेबी। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आशी अव्यान के सीने से लगकर उसका हाथ अपने छोटे से हाथों में पकड़ते हुए बोली, मैं जानती हूँ पा, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और मेरी एक खुशी के लिए क्या कर सकते हो। मैं तो बस आपसे मस्ती कर रही थी, आपकी टांग खिंच रही थी। मुझे मेरे लिए पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया आप ही हो और आपके साथ रहने से मुझे कभी किसी चीज़ की कमी ही महसूस नहीं होती। अव्यान आशी के बालों को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा आशी, पर आप अभी कुछ ज़्यादा ही नॉटी नहीं बन रहे थे? मतलब आप पा की टांग खिंच रहे थे। लगता है आपको पनिशमेंट चाहिए, और वैसे भी मैंने इतने में आपको बिल्कुल भी पनिश नहीं किया ना। अव्यान के मुंह से पनिशमेंट वाली बात सुनते ही आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपना सिर ना में हिलाते हुए अव्यान से बोली, पा, नो पनिशमेंट। पा, नहीं ना। अव्यान ने आशी की एक बात नहीं सुनी और उसे उसके पेट के बल बेड पर लिटा दिया, और अगले कुछ ही मिनटों में जब अव्यान के सख्त हाथ का कांटेक्ट आशी के सॉफ्ट बॉटम से हुआ, आशी के मुंह से आउच पा निकला। कुछ स्पैंक के बाद अव्यान ने आशी को छोड़ दिया, पर आशी की बॉटम टमाटर की तरह पूरी तरह से लाल होकर सूज गई थी और वही बेचारी आशी पिल्लों में अपना मुंह दबाकर सुबक रही थी। अंडरस्को, क्या इस बार भी अव्यान आशी को पिछली बार की तरह पनिशमेंट के बाद अकेला छोड़ देगा? चैप्टर 43 योर टेस्ट मोर स्वीटेस्ट देन हनी। रात का वक्त, अव्यान आशी का रूम। इस वक्त आशी बेड पर पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी पर कुछ नहीं, सिर्फ एक पतली सी सफ़ेद चादर थी और वो बहुत तेजी से अपनी आहें भर रही थी, जिसकी आवाज़ उनके बंद कमरे में चारों तरफ गूंज रही थी। जहां अव्यान आशी के दोनों पैरों के बीच में था, वही उसकी हरकतों की वजह से आशी बहुत तेजी से अपनी सांसें ले रही थी और अभी उसने खुद को काबू में करने के लिए बेडशीट को अपनी दोनों मुट्ठियों में कसके भींच लिया था, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन दोनों के ही पूरे कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। अव्यान की कमर से नीचे का हिस्सा पूरा बेड से नीचे जा रहा था और उसका ऊपरी हिस्सा उस चादर से ढका हुआ था जो आशी के सीने से नीचे आ रही थी। तभी आशी को अव्यान के हाथ उसके सीने पर महसूस हुए और जैसे ही अव्यान अपने सख्त हाथों से आशी के सीने को दबाने लगा, आशी के मुंह से कराहने की आवाज निकलने लगी।
अचानक से आशी को कुछ महसूस हुआ और अगले ही पल उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी तेजी से कांपने लगी। तभी आशी की बॉडी बेड पर पूरी तरह से ढीली पड़ गई। वही अव्यान ने उस चादर से अपना चेहरा बाहर निकाला और फिर उस चादर को आशी के ऊपर से हटाते हुए वो खुद आशी के ऊपर आ गया। आशी की नज़र जब अव्यान के होंठों पर पड़ी, उसे अव्यान के होंठ भीगे हुए दिखे, जिस वजह से आशी का पूरा चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया। वही अव्यान आशी की आंखों में देखते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में आशी से बोला, "You taste more sweetest than honey baby and I would love to taste you every day or night just like the way I had tasted you now." अव्यान की बात सुनकर आशी पूरी पानी पानी हो रही थी। अव्यान ने आशी की गर्दन को चूमते हुए अपनी गहरी आवाज में उससे पूछा, "आशी, क्या आप मुझे झेल पाओगे?" उसका सवाल सुनकर आशी खुद कंफ्यूजन में थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अव्यान के सवाल का क्या जवाब दे। आशी बस अपनी मासूमियत में अपनी पलकों को झपका कर लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोली, "आई डोंट नो पा।" आशी का जवाब सुनकर अव्यान आशी की तरफ देखने लगा और फिर वो आशी के गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, "आई नो कि आपको कुछ दिनों तक बहुत तकलीफ होगी पर एक बार आपको आदत हो जाए, फिर आपके लिए ये उतना मुश्किल नहीं होगा।" आशी ने बस अपना सिर हिलाया और तभी अव्यान ने अपने होठों को आशी के होठों पर रखते हुए उसे किस करना शुरू किया। अव्यान आशी को वाइल्ड किस कर रहा था और आशी का एक हाथ अव्यान की गर्दन से लिपटा था और उसका दूसरा हाथ अव्यान के बालों में था। आशी उस किस में पूरी तरह से खो चुकी थी, जिसका फायदा उठाते हुए अव्यान एक ही झटके में आशी के अंदर समा गया। अव्यान के एंटर करते ही आशी की एक चीख निकल गई पर अव्यान के किस की वजह से उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब गई पर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। अव्यान इस वक्त पूरी तरह से उसमें समाया हुआ था और आशी उसे महसूस कर पा रही थी। अव्यान कुछ मिनटों बाद मूव करने लगा, जिस वजह से आशी रोने लगी थी, पर अव्यान अभी भी उसे चूमे जा रहा था जिस वजह से उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। जब अव्यान ने आशी के होठों को छोड़ा, आशी के मुंह से उसकी चीखें निकलने लगी, क्योंकि अव्यान बहुत तेजी से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और साथ में उसके गले और सीने को बाइट भी कर रहा था। उनका ये सिलसिला लगभग आधी रात तक चला और उसके बाद अव्यान उसके नाजुक से फूल को अपनी बाहों में अपने सीने के बेहद करीब लेकर सो गया। सुबह का वक्त, अव्यान और आशी अभी एक दूसरे से लिपट कर सोए हुए थे कि तभी अव्यान की आंख खुली और उसकी नज़र सबसे पहले उसके फूल पर पड़ी। अव्यान आशी की कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब लाते हुए अपनी दबी हुई आवाज़ में बोला, "मेरा मासूम सा बच्चा, कितना कुछ झेलना पड़ता है आपको मेरी वजह से बेबी, क्योंकि हम दोनों ही हालात के हाथों मजबूर हैं। मेरी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि मुझे अपने अंदर के दैत्य को शांत कराने के लिए लड़कियों का, उनके जिस्म का सहारा लेना पड़ता है। पर अभी मेरा फूल इतना काबिल हो गया है कि वो मेरे अंदर के शैतान को खुद ही शांत करा सकती हैं, तो ऐसे में मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये फूल ही मेरे लिए काफ़ी है।" आशी अभी उसकी गहरी नींद में थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसे इतना तो पता था कि वो उसके पा के पास सोई हैं। उसे अव्यान का टच उसकी गहरी नींद में भी महसूस हो रहा था और वो उस टच को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानती थी। आशी अव्यान की खुशबू से वाकिफ थी और शायद यही वो खुशबू थी जो आशी को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद थी, उसके पा की खुशबू। अव्यान को अपने करीब महसूस करके आशी और उसकी बाहों में सिकुड़ गई, जिस वजह से आशी का चेहरा अभी अव्यान के सीने में छिपा हुआ था। अव्यान भी नेकेड ही था, जिस वजह से आशी के होंठ अव्यान के सीने को छू रहे थे और ये फीलिंग अव्यान को अंदर से एक सुकून महसूस करा रही थी। अव्यान आशी के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए आशी से बोला, "आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो मेरी जान और आप इतने ज़्यादा प्योर हो, जिसका अंदाज़ा आप खुद भी नहीं लगा सकते। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको उनके गंदे हाथों से छूकर आपको गंदा कर दे। आपके ऊपर और आपसे जुड़ी हर एक चीज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक था और हमेशा रहेगा। आप खुद क्या हो, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा और वैसे भी एक परी उसके शैतान की ही होती हैं, जैसे आप मेरे हो। आपका असली गार्डियन मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी ही वजह से आप इस दुनिया में, इस धरती पर आए हो।
ना आपकी कोई माँ है और ना ही बाप। आपके माँ बाप, भाई बहन सब कुछ मैं और सिर्फ मैं ही हूँ। आपका हर रिश्ता सिर्फ मुझसे ही है, आपकी सारी खुशियाँ सिर्फ मुझसे ही जुड़ी हुई हैं। आप अव्यान की आशी और दैत्य का फूल हो, जिसे मैं हर कीमत पर अपने पास ही रखूंगा। इसी के साथ अव्यान ने आशी के माथे को चूम लिया और फिर बहुत धीरे से आशी को बेड पर सुला दिया। अव्यान ने आशी की पूरी बॉडी को उस नर्म से चादर से ढक दिया और खुद वहां से उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। अव्यान बाथरूम से फ्रेश होकर आया और उसने क्लोजेट रूम से अपना जिम शॉट और एक वाइट टी शर्ट लाई और उसे पहनकर वो सोती हुई आशी के पास आया। अव्यान आशी के फुले हुए गालों पर किस करते हुए बोला, आप आपकी निन्नी पूरी करिए, तब तक उनका वर्कआउट फिनिश करके आते हैं। अव्यान ने आशी के होठों की तरफ देखा, जिस पर एक प्यारा सा पाउट बना हुआ था, जिसे देखते ही अव्यान के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अव्यान ने आशी के उस पाउट को कसके चूम लिया और फिर वहां से निकलकर वो उसके पर्सनल जिम की तरफ गया, जो घर में ही था। 3 घंटों बाद अव्यान उसका वर्कआउट पूरा करके उसके रूम में वापस आया और जब उसने आशी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। अभी आशी बेड पर उसके पेट के बल सो रही थी और उस चादर से आशी की लोअर बॉडी कवर थी पर उसकी पूरी पीठ दिख रही थी। वैसे जब अव्यान घर में मौजूद होता था, उस वक्त किसी को भी, यहाँ तक प्रिया को भी अव्यान के रूम में जाने की परमिशन नहीं होती थी। जब तक अव्यान खुद उन्हें परमिशन नहीं देता था, कोई उसके रूम के आसपास भी नहीं भटकता था। अव्यान ने उसके रूम का दरवाजा बंद किया और वो आशी की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपनी पसीने से भीगी टी शर्ट की तरफ देखते हुए सोचने लगा, इससे मेरे फूल को तकलीफ हो सकती है। अगले ही पल अव्यान ने उसकी वो टी शर्ट निकालकर फेंक दी और अभी सूरज की किरणें सीधे अव्यान की पसीने से भीगी हुई बॉडी पर पड़ने लगी, जिस वजह से उसकी बॉडी उन किरणों की वजह से चमक रही थी। अव्यान आशी के पास आया और उसकी नज़र आशी की खुली पीठ पर पड़ी। अगले ही पल वो आशी की पीठ को चूमने लगा और इस वजह से आशी नींद में अजीब तरह से कराहने लगी। कुछ देर आशी की पीठ पर अपना बेतहाशा प्यार बरसाने के बाद अव्यान ने आशी को उसकी तरफ पलटा और उसने खुद भी आशी के ऊपर आते हुए अचानक से आशी के सीने पर हमला कर दिया। अव्यान आशी के सीने को चूमने लगा, उसे बाइट और सक करने लगा, जिस वजह से आशी की सांसें कल रात की तरह भारी हो गई थी। आशी ने अव्यान के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और अव्यान अभी उसके होठों की तरफ आते हुए उसे बहुत प्यार से चूमने लगा। कुछ देर बाद जब आशी को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई, अव्यान ने आशी के होठों को छोड़ दिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पाकी जान, अभी उठिए। वैसे अव्यान के प्यार की वजह से आशी की नींद पहले ही टूट चुकी थी और अभी वो वहां बस अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जब उसने अव्यान की बात सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और अव्यान को अपनी प्यारी सी मुस्कान देकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पा। आशी के प्यारे से गुड मॉर्निंग को सुनकर अव्यान का चेहरा खिल सा गया, पर तभी उसने आशी के गालों को अपने हाथों में भरते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, आपको ठीक लग रहा है? आज भी बहुत दर्द हो रहा है बेबी? वैसे आशी को दर्द तो हो रहा था, पर वो अव्यान को परेशान नहीं करना चाहती थी। आशी ने अव्यान की तरफ देखा और अपनी प्यारी सी शक्ल बनाते हुए उससे बोली, हाँ थोड़ा सा है पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे आज स्कूल जाना है। मेरे असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं पा। अव्यान जानता था कि आशी को दर्द हो रहा था, पर वो अव्यान की वजह से चुप थी। अव्यान आशी की आंखों पर से उसके कुछ बाल हटाते हुए बोला, हाँ आशी, आप पहले उठिए फिर मैं आपको रेडी कर दूंगा। अव्यान की बात सुनकर आशी का चेहरा अव्यान की तरफ उठा और वो अव्यान को अपनी प्यारी सी आंखों से टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, पा आप मॉर्निंग में मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? आप सच में मुझे रेडी कर दोगे पहले जैसे? आशी के जज्बातों को समझते हुए अव्यान उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, हाँ अब से मैं ही आपको स्कूल के लिए रेडी कर दूंगा। तभी आशी अपनी नाक फुलाकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, पर पा, मैं बेबी नहीं हूँ और अगर किसी को पता चला कि आप मुझे रेडी करते हो तो सब मुझ पर हंसेंगे और मुझे चिढ़ाने भी लगेंगे।
आशी की बात सुनकर अव्यान उसकी आंखों में देखने लगा और उसे आशी की आंखों में वो दिखने लगा जो शायद वो देखना चाहता था। अव्यान बेड पर उठकर बैठ गया और उसने आशी को अपनी गोद में लिया और साथ ही उनको उस चादर से ढक दिया। इस वक्त आशी अव्यान के कंधे पर अपना सिर रखे बैठी थी और उसकी गर्दन को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी अव्यान ने उस चादर से ढक दी थी। अव्यान ने आशी की आंखों में देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में उससे पूछा, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कैसे लगेगा अगर पा खुद आपको रेडी कर देंगे। आप चाहते हो कि मैं आपको रेडी कर दूं? आशी चाहकर भी अव्यान से कुछ नहीं छिपा सकती थी। आशी की आंखों में देखकर ही वो आशी के मन की बात समझ जाता था और आज भी समझ गया था, पर उसे आशी के मुंह से सुनना था। अव्यान के सवाल का जवाब आशी ने हाँ में दिया, जिसे देखते ही अव्यान मुस्कुराने लगा। अव्यान आशी के बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर उसके माथे को बार बार चूमते हुए उससे बोला, तो फिर बस, क्योंकि मेरे लिए आप और आपकी ख्वाहिशें मैटर करती हैं। कोई और क्या कहेगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, तो बाहर वालों को ये कौन बताएगा कि मैंने आपको रेडी किया है। अव्यान की इस बात से तो आशी भी सहमत थी। तभी अव्यान ने आशी को अपने से थोड़ा दूर किया, ताकि अव्यान को आशी का चेहरा ठीक से दिख सके। अव्यान ने आशी के एक गाल को अपने हाथ में थामा और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए अपनी सबसे सॉफ्ट आवाज में बोला, अब रही बात आपकी तो, बेटा आप कभी भी ये मत भूलिए कि मेरे लिए आप आज भी मेरे वही छोटे से बच्चे हो, जिसका काम उसके पा के बिना नहीं हो सकता था। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो? अव्यान का सवाल सुनकर आशी ने झट से अपना सिर ना में हिलाया और फिर अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोली, नहीं नहीं, मुझे हर पल आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पर वो क्या है ना कि आप आपके काम में कुछ इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि मैंने कभी आपको बताना, आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मुझे आज भी आपके सीने पर सोना, आपकी गोद में बैठना और आपके हाथों से खाना अच्छा लगता है। फिर उसके लिए आप चाहे मुझे पागल ही समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए आपका प्यार ही सब कुछ है और मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे पैम्पर करते हो। आशी की बात सुनकर अव्यान आशी को फिर से अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई नो बेबी दैट यू आर सो मच अटैच्ड टू योर पा एंड ट्रस्ट मी, कोई भी आपको आपके पास से दूर नहीं करेगा या फिर हमारे बीच में नहीं आएगा। मैं कभी किसी को हमारे बीच में आने ही नहीं दूंगा और मेरा सारा प्यार, मेरी सारी अटेंशन सिर्फ मेरे बच्चे को मिलेगी, बाकी किसी को भी नहीं। अव्यान के मुंह से ये बात सुनने के लिए शायद आशी बहुत सालों से तरसती आ रही थी। आज अव्यान की इस बात ने आशी का दिल बाग बाग ही कर दिया था। अंडस्को, क्या अव्यान अपनी कही हुई हर बात पर कायम रहेगा या फिर कोई उनके बीच में आएगा?